हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का दूसरा लेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं उसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू राइट वर्ड इक्वेशंस। दूसरा टॉपिक है हाउ टू राइट सिंबल इक्वेशंस। तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट है हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। देन इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड लास्ट जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग भी। सो लेट्स स्टार्ट। So the first topic of today's class is how to write word equations. Right? हम आज देखने जा रहे हैं ये पहला टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं कि कैसे हम वर्ड इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में कि इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं। राइट? केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता सिंबल इक्वेशन। राइट? तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्ड इक्वेशंस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में बोलें तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे मैग्नीशियम, एज यू कैन सी हियर, मैग्नीशियम प्लस का साइन देंगे ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गया। ठीक है ना, और एक एरो का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड्स में लिखेंगे। राइट? सिंस ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या देते हैं, एक एरो का साइन लगाते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डू यू रिमेंबर ये इक्वेशन आपने कब पढ़ा था? क्लास 7 में चैप्टर था एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, एसिड है ना। सो एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलता था और वाटर मिलता था। राइट? सो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो रिएक्टेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, और प्रोडक्ट्स हमारा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, और उन दोनों के बीच में एक एरो का साइन देते हैं। ये एरो का जो हेड होता है ना, ये प्रोडक्ट्स को डिनोट करता है। अंडरस्टूड? और टेल जो होता है वो रिएक्टेंट के साइड्स में होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव व्हाट, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, वर्ड्स में लिखना है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लोड लेने से काम नहीं होता है। ओके, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। ये क्या हमें दे रहा है, एरो से सेपरेट करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। राइट? गैस अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे। अंडरस्टूड? सो ये प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आई बात? तो ये इसी स्टाइल में जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड इक्वेशंस। क्या ये डिफ़िकल्ट है? नहीं, एकदम आसान है यार। ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे,
रिएक्टेंट्स क्या किया, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देखा ना आपने, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर क्या किया हम लोगों ने एक एरो डाल दिया, एक एरो इज गिवन, एन एरो इज गिवन बिटवीन किसके किसके बीच, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच, अंडरस्टूड, ठीक है। एंड और क्या बात मैंने आपको बतलाई थी कि हेड ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, वेयर एज द टेल ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, एन एरो इज गिवन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड हेड ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं भाई वो है हाउ टू राइट सिंबल इक्वेशंस, ओके। तो ये था हमारा वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड्स का सहारा लिया था लिखने के लिए, है ना। अभी नेक्स्ट है, इससे भी सिंपल तरीका है भाई ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंबल्स एंड फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड, वी यूज़ व्हाट, सिंबल्स। जैसे सिंबल्स आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, अराउंड 118 एलिमेंट्स आज हमें पता है, उन सब का ना सिंबल्स हम लोगों ने बना के रखा है, ठीक है। और ये सारे सिंबल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, है ना। तो सिंबल्स एंड फार्मूली यूज करते हैं। फार्मूली किसे बोलते हैं, फार्मूला का प्लूरल फार्मूली, फार्मूला किसे बोलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, क्या होता है फार्मूला, CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल बोलते हैं, घर में हम लोग सीढ़ी वगैरह में या फर्श में लगाते हैं ना, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये क्या हुआ, दिस इज अ फार्मूला, अंडरस्टूड। लेकिन जो सिंगल एलिमेंट का जो होता है उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसमें सिंबल्स एंड फार्मूली का यूज करेंगे, अंडरस्टूड, किसका किसका, सिंबल्स एंड फार्मूली, अंडरस्टूड और नॉट, आर यूज्ड। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो क्या है, मैग्नीशियम, जो फर्स्ट इक्वेशन था अभी हमारा क्या था, मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो वही यहाँ पे उसी रिएक्शन को हम लोगों ने सिंबल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो क्या लिया हम लोगों ने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन गैस का होता है O2, ठीक है, और बीच में लगा दिया क्या, एरो, और ये क्या दे दिया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है भाई, दिस आर द रिएक्टेंट्स वेयर एज दिस इज अ प्रोडक्ट, और बीच में एरो से हम लोगों ने इसे सेपरेट कर दिया, समझ में आई बात, ठीक है। और इसे ही क्या बोलेंगे कि यही हमारा एक सिंबल इक्वेशन है, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। ये देखो, ये वर्ड इक्वेशन से भी शॉर्टकट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर में वर्ड इक्वेशन, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो सब इसका फार्मूली लिखा हुआ है, इन दोनों का फार्मूली लिखा हुआ है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसके भी फार्मूले लिखे हुए हैं, अंडरस्टूड। सो ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। अब देखो वर्ड में लिख रहे थे तो कितना लंबा चौड़ा हो रहा था ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, इक्वेशन था, राइट। ये पूरा का पूरा क्या था हमारा, वर्ड इक्वेशन था, और ये देखो कितना शॉर्टकट हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। सो सी हाउ शॉर्ट दिस हैज़ बिकम, दिस मच ओनली, एंड इसको हम लोग बहुत फास्ट लिख सकते हैं, और दिस इज़ इवन बेटर टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट हमारा है क्या, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव लेड आयोडाइड प्लस व्हाट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो ये भी फार्मूला सिंबल का यूज हो गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा रिएक्शन क्या था, एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा था एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे वर गिविंग व्हाट, एल्युमिनियम क्लोराइड,
और साथ में हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? ठीक है ना? देखो, सी दिस वाज द रिएक्शन इन वर्ड, ये वर्ड इक्वेशन था और यहाँ पे सिंबल इक्वेशन में ये कितना शॉर्ट हो गया। अंडरस्टूड? कोई शक? तो इसको लिखने के लिए आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, राइट? साथ में फार्मूला भी याद होना चाहिए डिफरेंट सब्सटेंसेस का, और एक चीज़ और चाहिए यार, फार्मूला लिखने आना चाहिए, राइट? तो एक वीडियो मैं स्पेशल बनाऊंगा कि हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसके लिए हमें वैलेंसी की ज़रूरत होती है, वैलेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। होप आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, राइट? अभी केमिकल इक्वेशंस दो टाइप के थे, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन, दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे, राइट? कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी बैलेंस करते क्यों हैं, राइट? तो बैलेंस इसलिए करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बतलाया था कि भैया जो आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो उसका भी मास होगा, तो जो जितना आप मास लोगे रिएक्टेंट्स का उतना ही प्रोडक्ट्स का भी मास रहेगा ना भाई। मास तो हमेशा कंजर्व होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल ऑल्सो, है ना? मास जो आपने लिया रिएक्टेंट्स का, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स भी वही सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमें इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है? क्यों बैलेंस करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बतलाया, बिकॉज देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to law of conservation of mass, the mass neither be created nor be destroyed, right? So हमें मास, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का बैलेंस करना होता है, एग्जैक्टली सेम करना होता है, इसीलिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। क्या करते हैं एग्जैक्टली हम लोग? रिएक्टेंट्स लेते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स का जो एटम्स हैं टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स के, राइट? और प्रोडक्ट्स में जो सब्सटेंस बना है उसके भी डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, सबके एटम्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया इट मीन्स मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? चलो आगे हम लोग देखेंगे, कुछ बैलेंस करके देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो हम लोगों ने दिस इज द वर्ड इक्वेशन, राइट? ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, राइट? और ये जो इक्वेशन है ये हमारा है सिंबल इक्वेशन, राइट? सिंबल इक्वेशन, कोई शक? ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है? या जहाँ भी मेटल्स एंड मेटल्स पढ़ा होगा वहाँ पे है, मेटल जो होता है जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, राइट? तो ये सब रटने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ गए हैं तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? चलो, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? बोलेंगे सर जी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है भाई? तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ये वाला, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड? लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड? ठीक है। अभी देखो जिंक जो है, जिंक है, हाइड्रोजन। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो जिंक है ना, जिंक कितना है हमारा 1, हाइड्रोजन कितना है 2,
सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। तो देखो यहाँ पे जिंक कितना दिख रहा है आपको 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। सो प्रोडक्ट साइड में आपको कितना दिख रहा है, जिंक कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। तो क्या ये सेम है इधर भी? देखो तो जिंक 1 का 1 ही रह गया प्रोडक्ट साइड में या राइट हैंड साइड में बोले तो, है ना। हाइड्रोजन 2 था, इधर भी 2 है, सल्फर 1 एटम था, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन 4 था तो इधर भी 4 है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? राइट। यानी कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड? दिस इज अ, क्या बोलेंगे, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि हेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर सेम इन बोथ द साइड्स, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड्स, और LHS एंड RHS, देयरफॉर हैंस दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलेगा एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि चेक वेदर दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड रिएक्शन और अनबैलेंस्ड रिएक्शन, साथ में ये भी लिख देगा वाई, राइट। तो आपको इसी तरह दिखाना पड़ेगा एक टेबुलर फॉर्म बना करके, ठीक है, उस तरह आपको बनाना पड़ेगा और लास्ट में स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट देंगे कि सिंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जो भी होगा उस रिएक्शन में उसका नाम लिखेंगे, आर इक्वल in both the sides, that is the reactant sides as well as the product sides, therefore the given reaction, given chemical reaction या chemical equation is a balanced equation. That's all. You will get the full marks, right? Fantastic. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अंडरस्टूड? ठीक है। सो एल्युमिनियम का देखो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन, समझे या नहीं समझे? दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। वेयर एज ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसको भी जरा घेर देता हूँ, दिस इज अ कौन सा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तो है ही, दोनों है भाई। दिस इज अ सिंबल इक्वेशन। अंडरस्टूड? राइट। चलो अब देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है। तो मेरे पास एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, राइट। अब जो रिएक्टेंट में रहेगा वही सारे एलिमेंट्स आपको उधर भी मिलेंगे, तो इधर भी एल्युमिनियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? तो एल्युमिनियम के कितने एटम हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में? एक दिख रहा है, देखो एक है ना, एक। हाइड्रोजन भी एक, क्लोरीन भी एक, तो एक एक एक। अंडरस्टूड? सब एक एक है, राइट। अब आते हैं हम प्रोडक्ट साइड में, यानी कि किस साइड में जा रहे हैं हम लोग, इस प्रोडक्ट के साइड में जा रहे हैं। अंडरस्टूड? सो इसमें देखो हाइड्रोजन कितना, एक दिख रहा है, सॉरी एल्युमिनियम कितना है हमारा, एक, देखो एक है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, दिख रहा है 2, ये देखो 2। अंडरस्टूड? तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ एटम्स हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था रिएक्टेंट साइड में 1, जबकि प्रोडक्ट साइड में हो गया 2, राइट। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के बारे में देखो, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारा इधर था 1, दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में 1, और प्रोडक्ट साइड में देखो 3 है, राइट। सो ये भी अनइक्वल है, यानी ये जो दोनों है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, दे आर नॉट सेम, रादर दे आर different in numbers, right? They are unequal. So this particular chemical equation is
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो दिस इज, हम क्या अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको क्या बोल देंगे हम लोग कि भैया ये तो अनबैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? ये जो रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? क्यों ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में जो हमारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं दे आर नॉट सेम। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आयरन और वाटर को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। और नीचे वाला कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, सिंबल इक्वेशन। तो आयरन का होता है Fe, वाटर का H2O, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड दिस इज H2। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन है, देखो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। तो आयरन का रिएक्टेंट साइड में 1, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। अंडरस्टूड? प्रोडक्ट साइड में आते हैं, आयरन यहाँ पे 2 है, दिख रहा है, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 3 है, राइट। और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि दे आर अनइक्वल, दे आर नॉट सेम। देखो सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारा सेम है, राइट, दे आर इक्वल। वेयर एज जो हमारा आयरन है, आयरन के जो एटम्स हैं दे आर नॉट सेम, राइट। और ऑक्सीजन के भी जो एटम्स हैं दे आर नॉट सेम। डिड यू अंडरस्टैंड? वेयर एज हमारा जो हाइड्रोजन है वही हमारा क्या है, इक्वल है। अंडरस्टूड? तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Any problem bro? Tell me. How will you tell? Nothing. You have to just comment. So next topic पे हम लोग पहुंच गए हैं, how to balance a chemical equation, right? ठीक है, अभी ये तो हमको पता चल गया कि ये सारे जो इक्वेशंस हैं ये सब अनबैलेंस्ड है, या कब बैलेंस होगा कब अनबैलेंस होगा वी कैन चेक। बट द थिंग इज दैट इफ the chemical equations are unbalanced then how we will balance them, right? So इसी टॉपिक को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। So how to balance a chemical equation। अभी क्या है इसमें कि आपको ना एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हो। हिट एंड ट्रायल समझते हैं? ट्राई करेंगे, कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर से ट्राई करेंगे, फिर से शायद कुछ गड़बड़ी हो, ना इक्वल हो, ना रिजल्ट पे पहुँचे, तो फिर ट्राई करेंगे। ऐसा ट्राई करते करते एक समय आएगा कि हमें करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इसी मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लास 11 में और भी कुछ मेथड्स आपको सीखने को मिलेगा, बट वो हायर क्लास में अभी नहीं, राइट? ठीक है, अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से काम चलाएंगे, बट उसके लिए भी कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको स्टार्ट करना है ऐसे एलिमेंट से, ऐसे सब्सटेंस के फॉर्मूला से जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। अब वो चाहे तो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है या प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बैलेंस करना है। तो हमें बस ये ढूंढ लेना है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस सब्सटेंस के फॉर्मूला में। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स इट। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है भाई? कि स्टार्ट विथ द सब्सटेंस which has the maximum number of atoms whether that substance is in the reactant side or product side, that doesn't make any difference, right? कहने का मतलब आपको उधर से स्टार्ट करना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। अब चाहे वो सब्सटेंस आपका रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड? तो चलो कुछ हम लोग क्वेश्चन के सहारे इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, इन सारे रिएक्शंस के लिए आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखो। तो क्या वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा
इसका सिंबल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H2, राइट। ऑक्सीजन का O2 क्या देगा ये हमें देगा क्या, वाटर। ठीक है, अब देखो क्या ये बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इधर 2, रिएक्टेंट साइड में इधर एक ही है, तो ये तो गड़बड़ है, इट इज़ अनबैलेंस्ड, राइट। अब देखो हाइड्रोजन तो 2 2 दोनों साइड दिख रहा है, ऑक्सीजन इधर आपको 2 दिख रहा है जबकि इधर नहीं दिख रहा है, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों वहाँ पे नहीं लगाएंगे 2, क्योंकि ये फार्मूला ही बदल जाएगा वाटर का, अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये वाटर नहीं, ये कुछ और बन जाएगा, ये H2O2 हो जाएगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा ये, राइट। तो हमको ये तो सब्सटेंस ही अलग हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंड। तो 2 कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे, अंडरस्टूड। ऐसा करने से ये हाइड्रोजन भी 2 2 जा 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी 2 लगा देंगे, अंडरस्टूड। अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 2 ना 4 हो गया, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गया 2, और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन को अगर देखें तो कितना हो गया ये 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ओके, तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया, ये जो इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से सिंबल इक्वेशन। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। यहाँ पे देखो कितने हैं आपको, यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटम है क्लोरीन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, और यहाँ पे एक एक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे सिंपली हम लोग 2 लगा देंगे, दैट्स इट, हो गया। अब ये भी कितना हो गया, 2 और 2 हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव अमोनिया, राइट। तो सिंबल में लिखते हैं N2, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, हाइड्रोजन का H2। देखो हाइड्रोजन का सिंबल H2 नहीं होता, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है H, नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है N, राइट। बट नेचर में नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टूड। हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का क्या लिखते हैं, हम सिंबल H2, अंडरस्टूड। चलो, तो ये क्या देगा हमारा, ये दे देगा हमें अमोनिया NH3। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। सो दे आर नॉट सेम, राइट। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है ना भाई, तो इधर हम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ऐसा करते ही नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो रहा। हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, तो 6 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 3। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस वाटर। फार्मूला लिखते हैं, सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये क्या देगा हमारा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। अभी हमें इसे बैलेंस भी करना है, राइट। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे आपको दिख रहा है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, यहाँ पे देखो ये 5, क्लोरीन का कितना है 5, अंडरस्टूड और नॉट। क्लोरीन के कितने हैं 5। सो अभी सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे, अंडरस्टूड। ऐसा करते ही क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे ऑलरेडी है 3, तो 5 + 3 इज हाउ मच 8। तो 8 करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया कितना 4। तो क्या ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सर जी यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, अंडरस्टूड।
तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस को देखते हैं, फॉस्फोरस कितना था हमारा 1 और अभी भी कितना है 1। सो हमारा ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in the reactant side must be equal to the total number of atoms of different elements on the product side. Understood or not? और ऐसा क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने जितना रिएक्टेंट लिया है प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। अंडरस्टूड? भले प्रोडक्ट अलग बने, नए सब्सटेंस बने, बट मास तो सेम रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन देख लो, इधर 2 2 4 है, 2 और 2 4, इधर 3 है, राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, राइट? तो कितना हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ पे सल्फर देखो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप 2 करोगे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको 2 और इसको भी 2। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4 और प्लस 2 6, यहाँ भी 3 2 जा 6, और सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो सोडियम का सिंबल Na प्लस वाटर गिव व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा सर। ठीक है, सो यहाँ पे मिलेगा हमें H2। क्या ये बैलेंस है? देखो तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 और एक 3 है, जबकि यहाँ पे 2 ही है, राइट? तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई 3 लगा दो, आगे 3 लगाते ही 3 दूना 6 हो जाएगा, राइट? 6। ना, 3 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4, सोडियम भी 2 हो गया 2। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। अंडरस्टूड? सो प्रैक्टिस से आप सब सीख जाएंगे। अंडरस्टूड? सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं ये हमें देखना है, राइट? सो आप जो सिंबल्स लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, है ना, ये सारी चीज़ें लिख रहे थे। तो जैसे H2 हाइड्रोजन गैस लिख रहे थे, नाइट्रोजन गैस, तो उसका फिजिकल स्टेट को भी आपको दिखाना है। अंडरस्टूड? सो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट है उसका सिंबल लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखेंगे, S लिख के ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे। कोई चीज़ लिक्विड है तो हम लिखेंगे ऐसा लिक्विड, जैसे वाटर है लिक्विड तो ऐसा, जैसे सोडियम सॉलिड है तो ऐसे। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? मान लो कोई चीज़ गैस है तो स्मॉल g लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो ऐसे लिखेंगे, या हम लोग ऊपर की तरफ अप एरो भी लगाते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? क्योंकि वो गैस हल्की होती है, वो ऊपर उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है, इसीलिए हम लोग ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं। अंडरस्टूड? मान लो कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट समझते हैं, बॉटम में जम जाता है रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो उसको हम लोग PPT से सिंबल से दिखाते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ओके। मान लो कोई चीज़ एक्वस है, मतलब वाटर मिला हुआ है उसमें, अंडरस्टूड, तो उसे हम लोग AQ ऐसे दिखाते हैं। अंडरस्टूड? कोई समझ में आ गई बात? तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टेट इसे ही बोलते हैं। सारे फार्मूलाज और सिंबल्स के बगल में हमें इसी तरह लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये इक्वेशन,
देखो हाइड्रोजन यहाँ पे गैस के फॉर्म में लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जी लगा हुआ है, जी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में, वाटर जो बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है तो एल लगा हुआ है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या लूज हो रहा है रिएक्शन में। ठीक है। सो कोई रिएक्शन में हीट या तो रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, या एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम लोग इंडोथर्मिक। जिसमें हमें हीट देना पड़ता है जिस रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए हमें अगर हीट एनर्जी देनी पड़े बाहर से, उसको हीट करना पड़े, गर्म करना पड़े, राइट, तो उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट रिलीज खुद से हो जाए तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया था। ठीक है। सो जैसे देखो यहाँ पे जो वाटर, ये जो रिएक्शन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस 572 किलो जूल। इसका मतलब प्रोडक्ट के साइड में है ये, है ना, यानी कि ये भी बन रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आई बात? ठीक है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको मेंशन करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे ध्यान दो इस वाले इक्वेशन में, ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, आपको शायद पता हो, हैबर्स प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है। इसके द्वारा ये अमोनिया का सिंथेसिस होता है। सो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है। और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है। और साथ में हम एक कैटलिस्ट के रूप में आयरन लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है आपको शायद पता हो। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है। वह खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्रोडक्ट वगैरह में बनता नहीं है, प्रोडक्ट के साथ नहीं रहता है, वो वापस जिस तरह से आपने लिया था उसी तरह से वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आयरन जो लिया है हम लोगों ने, ये कैटलिस्ट के रूप में लिया है। अंडरस्टूड? इसका क्या काम है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करता है। ठीक है। समझ में आई बात? यह खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अंडरस्टूड? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये आयरन इसी जैसा लिया था वैसा ही बाहर आ जाता है। अंडरस्टूड? तो इसे ही कैटलिस्ट बोलते हैं। सो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में तो इक्वेशन लिखते समय आपको इन सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग ने जितना रिएक्शन देखा था वो सब फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट लेते थे, प्रोडक्ट बनता था, राइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वापस फिर से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। सो अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की मदद से, वह भी एक इसी तरह का रिएक्शन है। तो अब आप बोलोगे सर तो अमोनिया बनेगा कैसे? तो उसके लिए क्या है, हम लोग कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं, प्रेशर बढ़ा के रखते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ उसका कॉम्बिनेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर का हम लोग कुछ चेंज करते हैं जिसके चलते फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, बैकवर्ड कम होता है। अंडरस्टूड? जैसे जैसे अमोनिया बनता है तो उसको हम लोग वहाँ से हटाते जाते हैं। ऐसा आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे कि इसका कैसे हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? सो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। अंडरस्टूड? बहुत सारी जानकारियाँ वो देने लगता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो वो क्या क्या चीज़ें हमें बतलाता है, उस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम क्या क्या चीज़ इन्फर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये बतलाएगा कि भैया सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बन रहा है, वो क्या क्या है, यानी रिएक्टेंट्स में क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या, तो हमें साफ साफ दिखेगा ही, यानी एक इन्फॉर्मेशन ये दे दिया। दूसरा, कौन से सिंबल्स और फार्मूला यूज हुआ है ये भी हमें पता चल जाएगा देख करके, अंडरस्टूड। फिर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, अंडरस्टूड, मतलब हैं वहाँ पे। ठीक है, रिएक्टेंट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी जानकारी दे देती है। ठीक है, वेट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, रिएक्टेंट्स में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका कितना वेट था, प्रोडक्ट जो बना उनका कितना वेट बना। ये बात अलग है कि दोनों साइड इक्वल होगा, राइट, समझ में आ रही बात, वो तो इक्वल होगा ही होगा, बट कौन कितना है ये भी पता चलता है, अंडरस्टूड। देन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स, ये भी देख करके पता चलता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था ये चैप्टर, सुना हुआ लग रहा है, ग्राम एटम्स, मोल्स, ये सारी चीज़ें, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये भी पता चलता है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, अभी आपने ऊपर देखा ही था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं, सॉलिड के लिए एस लिखते हैं, लिक्विड के लिए एल लिखते हैं, गैस के लिए जी लिखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अंडरस्टूड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड, ये भी हम लिखते हैं, ऊपर आपको बतलाया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाते हैं तो हीट निकलती है। अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। ठीक है, प्लस के साथ रहेगा अगर प्रोडक्ट साइड में तो ये एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी अगर प्लस के साथ रहेगी तो, और अगर माइनस के साथ रहेगी तो ये प्रोडक्ट साइड में तो ये एंडोथर्मिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? और अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस के साथ रहा तो वो एक्सोथर्मिक है, अंडरस्टूड और नॉट, सॉरी एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस के साथ हीट एनर्जी रही, यानी कि आप रिएक्टेंट में ही उसको इंक्लूड कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, सो दैट इज एन, यानी कि हीट आप दे रहे हैं, यानी कि एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया आपने, इसको हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, अंडरस्टूड। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, CaO को क्विक लाइम बोलते हैं, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आपको पता है, अंडरस्टूड। तो अगर देखो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, ठीक है, कार्बन का होता है कितना भाई 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है, टोटल आप करोगे हो जाएगा 100। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि भैया 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स, उसी तरह आप कैल्शियम ऑक्साइड का भी आप मास निकाल सकते हो, 1 मोल का मास। ठीक है, ये 1 मोल है 100 ग्राम, तो और कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल है 56 ग्राम आया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है 44 ग्राम आया। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी 1 मोल है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो 1 मोल मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से ही मिल रहा है, समझ में आ रही बात। मॉलिक्यूल के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, 1 मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 मोल हो गया या 1 मॉलिक्यूल हो गया, अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है, और 1 मॉलिक्यूल हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है, अंडरस्टूड, कोई शक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वाटर, और साथ में ये हीट एनर्जी निकलती है, अंडरस्टूड। सो क्या बोल सकते हैं कि इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का बनाता है, अंडरस्टूड। या अगर हम मास के टर्म में बोलें तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। देखो दोनों साइड में हमारा मास इक्वल है कि नहीं, 32 + 4 कितना होता है
36 और इधर भी कितना है 36। तो मास तो हमारा सेम रहना ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अंडरस्टूड। फिजिकल स्टेट भी बतला रहा है, गैस देखो, गैस गैस, ये लिक्विड। अंडरस्टूड। गैस गैस एंड लिक्विड। मोल्स के टर्म में बात करें, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका प्लस में है ना ये दिया हुआ, मतलब इतना हीट प्रोडक्ट साइड में बना, यानी कि हीट रिलीज हुआ। तो जब हीट रिलीज होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई शक? अंडरस्टूड। समझ में आई बात? चलो, अब हम लोग ऑलमोस्ट आज का जो लेक्चर है उसके लास्ट में पहुंच गए हैं। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि भैया ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, राइट? इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि क्या इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता है, कौन सा चीज़ ये कन्वे नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। तो भैया कौन सा रिएक्शन हो पाएगा और कौन सा नहीं हो पाएगा ये नहीं बतला सकता है ये। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया कॉपर प्लस HCl, CuCl2 प्लस H2 गैस, क्या यह रिएक्शन होगा? जवाब है सर जी ये रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होती तो आप तो बोल देते हाँ सर इक्वेशन करेक्ट है। अंडरस्टूड। सो ये फिजिबिलिटी के बारे में, मतलब ये होगा, कौन सा रिएक्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ये उसके बारे में कुछ नहीं बतलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कौन सा इंफॉर्मेशन ये कन्वे नहीं करता है, राइट? तो फिजिबिलिटी के बारे में ये नहीं बता सकता है, राइट? अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप पढ़ेंगे कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। यह एक चीज़ के बारे में और नहीं बतला पाता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है कि मॉडरेट है, राइट? मॉडरेट है या फास्ट है, राइट? जैसे सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2 गैस, ये ना बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। बट क्या आपको देख के पता चल रहा है ये वायलेंट रिएक्शन हुआ है या नहीं है? नहीं ना, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दे पाता है, राइट? ठीक है। कोई और रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ये भी ये नहीं बतला पाता है, राइट? कि ये स्लो है कि फास्ट है कि मॉडरेट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी ये कोई जानकारी नहीं दे पाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? सो जो केमिकल इक्वेशन है ये फिजिबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बता पाता है, राइट? और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बतला पाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलो फिर कस के पढ़ाई करेंगे, जी जान से पढ़ाई करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।